ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हम सारे एलिमेंट्स की किस तरीके से किस किस बेसिस पे कब कब किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे अरेंज किया था और उस अरेंजमेंट के थ्रू होते हुए हम आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कैसे पहुंचे हैं, क्या प्रॉपर्टीज थी, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चे डोबिनियर ट्राइड। डोबिनियर ट्राइड की कहानी शुरू होती है हमारी 1820s के नियर बाय से, जो 1829 में डोबिनियर ने क्या किया था, इसने ट्राइड्स दिए थे बच्चा। डोबिनियर भाई साहब ने किया था, इसने दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स के अकॉर्डिंगली क्या था हमारे पास, when the elements were written in order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle was average of the atomic mass of the other two elements। मतलब यहां पर हमारे पास जैसे इसने ट्राइड दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये किसका ट्राइड का एग्जांपल है। तो इसने कहा जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, लिथियम का मास था 7, पोटेशियम का मास था 39। तो इसने कहा 7 और 39 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो जो मास आएगा 23 वो सोडियम का आ गया। तो अगर एक एटम और तीसरे एटम का एटॉमिक मास निकालकर उसको 2 से डिवाइड करें, मतलब एवरेज निकालें, और वो बीच वाले एटम का आ गया, तो इसने कहा ये ट्राइड बन गया। और ये जो ट्राइड्स बने हैं इनमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। तो इसने कहा ये क्या बना दिया, इसने ट्राइड बना दिया। ऐसे ही फिर और बनाए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1, बेरियम का हमारा 136.3, एवरेज निकाला तो 87.6 हमारा स्ट्रोंशियम का आ गया था। ऐसे ही एक और निकाला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इनका भी एवरेज मास ब्रोमीन के एग्जैक्टली इक्वल आ गया था। तो ये जो 3 ट्राइड्स इसने फॉर्म किए थे ये बिल्कुल जायज थे, इसमें कुछ गलत नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमें पता है एक्टिव मेटल्स हैं, एक तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अपने हेलोजेंस है, आज के टाइम पे हमें पता है ये भी सारे एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। तो डोबिनियर ने जिस टाइम पे ये ट्राइड्स दिए तो परफेक्ट तरीके से जस्टिफाई किया इन तीनों को, तीनों ट्राइड्स को। प्रॉब्लम कहां आई कि सिर्फ इन तीनों को ही जस्टिफाई कर पाया। यहां पे आया लिमिटेशंस, ओनली 3 ट्राइड्स वर recognized from the elements known at that time। पहली बात तो 1829 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एटम्स ही बहुत कम डिस्कवर हुए थे। दूसरी बात सब कुछ एटॉमिक मास के बेसिस पे था, तो आधे उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस तो उसी चीज की आ गई थी कि एटम ही कम थे तो उन्हें रिलेट कराना और मुश्किल था। तो जितनी भी मुश्किलें हुई कर करा के सिर्फ 3 ट्राइड्स बना पाया, टोटल 9 एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करा के समझा पाया। क्लियर है, डोबिनियर ट्राइड समझ में आ गया सबको। फिर आती है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या आया था बच्चे, डोबिनियर ट्राइड के बाद जो हमारे पास आया था, जिसके अंदर डोबिनियर के बाद हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ये जो ऑक्टेव आया वो आया 1860s के नियर बाय, दैट इज 1864 के अंदर। 1864 में जो हमारे पास जो साइंटिस्ट भाई साहब थे हमारे, न्यूलैंड थे, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने क्या किया था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है हमारा, when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, the properties of 8th element are same as that of first element। जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी वही प्रॉपर्टी आएंगी जहां से हम शुरू हुए थे फर्स्ट वाले की। जैसे सारे गामा पाधा नी सा, वो सा कहां से आया, सा से शुरू हो गए। 7 खत्म होने के बाद जो 8वां शुरू होगा वो वापस से वहीं से होगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। तो ये कहां से आया, ये जो 8वां आया ये एग्जैक्टली कौन से के बराबर आया, फर्स्ट के बराबर। क्लियर है, तो इसने एग्जैक्टली इसी तरीके से क्या करा, इसने एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया और इसने कहा कि हर जो 8वां एलिमेंट आएगा कहीं से शुरू कर दो। इवन जैसे मान लो मैं ट्यूसडे से शुरू करता हूं, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे। अगर मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा तो सैटरडे से 7 घूम के जो 8वां आएगा फिर सैटरडे आएगा। किसी दिन से शुरू कर दो, घूम के 8वां दिन वही आने वाला है ना। तो जो पहला और 8वां जब भी सेम आ रहा है तो एग्जैक्टली सेम तरह की वो प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। क्लियर है, तो उसने ये बोला था कि भाई ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गया अपने पास। क्लियर है ये। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिखा, नीचे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये जो बीच में हमारे पास लिथियम और सोडियम आए, ऐसे ही घूम के फिर से पोटेशियम आया, ये सारे सेम प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे थे। और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो वो थे जो हमारे डोबिनियर ट्राइड में भी थे। तो यहां से इसको और ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से बैकअप मिल गया कि भाई ये बिल्कुल ठीक सेम तरह की प्रॉपर्टीज वाले डोमिनेट राइट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं।
और ये न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव मिल गया था। पर इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम थी, ये भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाया था। लिमिटेशंस थी, इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम वाले तक ही एप्लीकेबल है। 20th एटॉमिक नंबर के आसपास जितना हमें आज पता है, ठीक है, तो 40th एटॉमिक मास के आसपास सिर्फ वहां तक के लिए वैलिड हो पाया था, बाकियों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट कुडंट फिट इट। अब इसने नए एलिमेंट्स को तो जस्टिफाई किया ही नहीं, अब आगे जो डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए खाली जगह मिलनी थी, कोई नया डिस्कवर हो रहा तो वो उन जगह पे सेट नहीं हो पाए। फिर अगला था, इन सम केसेस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट सेम एंड एज डिफाइंड बाय द ऑक्टेव। कुछ जगह पे ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंगली ऐसा था, जो पहले से घूम के हम वापस 8वें पे आ रहे थे, वो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी पोजेस कर ही नहीं रहा था, तो वहां पे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी गलत हो गया। तो ये भी, इसको फिर हमने क्या करा, इसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर आगे जाके आया हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या आया था बच्चे, जिस टाइम पे ऑक्टेव के बाद हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव हमारे पास कौन थे, जो हमारे डिमिट्री करके इसका जो भी नाम था, डिमिट्री और मेंडलीव, उन्होंने ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था। उनके अकॉर्डिंगली क्या था, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। सेम जैसा लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसी तरह का कुछ इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में डाला। इसने कहा था कि भाई जहां जहां पे एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद, वो रेगुलर इंटरवल इसने ऑक्टेव नहीं बोला, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट कर रही थी। सेम कहानी तो ऑक्टेव की तरह ही है कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले के बराबर आ रहा था, पर इसने वो 8th ना बोलकर इसने कहा that when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular interval। जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के रेगुलर इंटरवल पे आएंगे, मतलब घूम फिर के सारे एक ही लाइन में लाई करते जाएंगे जिन जिन की सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो कुछ इस टाइप का बना के दिया था हमें, ये क्लियरली विजिबल है ना। तो इस टाइप का हमारे पास ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल हमें बना के दिया था। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने क्या किया, हमारे पास कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स में इसने डिवाइड कर दिया। हमारे पास इन्होंने क्या किया था, अपना ये जो 8 हमारे पास ग्रुप्स थे और हमारे पास 6 बेसिकली पीरियड थे, और इन पीरियड्स के अंदर भी पहला, दूसरा, तीसरा ठीक था, फोर्थ के आगे, फोर्थ के 2 सब पार्ट आ गए, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, फिफ्थ के 2 पार्ट आ गए, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, सिक्स्थ के 2 पार्ट आ गए, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। इस तरीके से इन्होंने सीरीज में इनको डिवाइड कर दिया। अब इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या बोला, that all the physical and chemical properties of the atoms are the periodic function of the atomic masses। ये अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत वेल डिफाइंड वर्ड है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, फंक्शन का मतलब समझते हो? फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल्स में, हम मैथ्स में करते होते हैं f of x, वैल्यू ऑफ द एंटायर फंक्शन डिपेंड्स ऑन x। अगर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो f of x की वैल्यू है x square plus 2x plus 5, x square plus 2x plus 5, और मैं x की वैल्यू अगर यहाँ 0 डालता हूं तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, f of x is equal to x square plus 2x plus 5। मैं यहाँ x की वैल्यू अगर जो 0 डाल देता हूं तो क्या होगा, हमारे फंक्शन के अंदर x की जगह 0 0 डाल के सिर्फ 5 वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं x की जगह 1 डाल देता हूं तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 5 बन जाएगा, जो कि हमारा जो भी बनेगा 7 बनेगा या कुछ भी। तो अल्टीमेटली जहां जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू चेंज हो रही है, ओवरऑल पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं, तो दैट मींस द फंक्शन डिपेंड्स ऑन x, है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, द वैल्यू ऑफ द एंटायर फंक्शन डिपेंड्स ऑन x। यहां पे ऐसे इन्होंने बोला दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जैसे जैसे वो मासेस चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रॉपर्टीज चेंज होते जाएंगे। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद वो वैल्यू खुद को रिपीट करना शुरू कर देगी। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन मास नंबर के बाद, गिनती के 8, गिनती के 10, गिनती के 18 जितने भी होंगे, उतने के बाद वापस से वही प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास होता है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। ये इनकी डेफिनेशन थी, ये याद रखनी है बिल्कुल। मेंडलीव के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल में
All the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses. ये सब कुछ masses पे गेम था. उसके बाद अब इसमें there were 6 period, that is horizontal rows and 8 groups जो हमारे पास vertical columns है. Horizontal rows कितने हैं हमारे जो हमारे periods हैं, और 8 groups है जो vertical columns है. Out of 8 groups, first 7 are normal elements and 8 group is of transition element. अब वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है अभी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें इतना क्लियर नहीं है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. डी ब्लॉक कौन से होते हैं? जो बीच वाले हेवी मेटल्स हैं बेसिकली. तो उसने वो 8 ग्रुप रख दिया था, उनका नाम ट्रांजिशन होता है. वो सीनियर क्लासेस में जाओगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिशन एटम्स क्यों कहते हैं. होता है इसलिए इनके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकता है बीच में ही, तो ट्रांजिट कर सकता है वो, तो इसलिए उनको ट्रांजिशन एटम्स कहते हैं. और वो ट्रांजिशन मेटल्स जो होंगे वो हेवी मेटल्स होंगे, उनके लिए इसने 8 ग्रुप सेपरेट रख दिया था. ठीक है. नोबल गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम, सो देयर वर नो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस. नोबल गैसेस उस टाइम पे पता ही नहीं थी, तो इन्होंने उसके लिए जगह भी नहीं छोड़ी. डन. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन. अब जिस टाइम पे ये सारा बनाया, ये कहने को उस टाइम पे जितने एटम्स डिस्कवर हुए थे उस लिहाज से सबसे ज्यादा परफेक्ट था ये, क्योंकि बहुत सारे एटम्स को इन्होंने अरेंज कर दिया है. और इस तरीके से अरेंज किया है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा था उसी तरीके से हर ग्रुप में सेम तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, और सेम पीरियड में लाई करने वाले सेम तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे थे, है ना. अब क्या हुआ? मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन. Mendeleev periodic law predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. अब इसने क्या किया? जिस टाइम पे ऐसे लिखना शुरू किया तो लिखते हुए बीच में कहीं कहीं पे जैसे 68, 72 यहाँ पे डैश छोड़ा हुआ है, 44 डैश छोड़ा हुआ है. ये वो था, इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि भाई यहाँ पे 40 के बाद 44, 47 ये आना चाहिए यहाँ 44 कुछ जो सेम तरह की प्रॉपर्टी वाली फील्ड में लाई करेगा, पर वो चीज डिस्कवर नहीं हुई थी. तो इसने क्या किया? वहां खाली स्पेस छोड़ दिया. खाली स्पेस छोड़ने का मतलब यहाँ कुछ नया डिस्कवर होगा, दुनिया में पक्का कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ फिल करेगा. तो नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए रास्ता खोल दिया. और अगर कोई उस तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करेगा तो एटॉमिक मास पता चल जाएगा, और अगर हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा तो सेम तरह की हमारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. ये बात समझ में आई ना? तो मेरिट्स के अंदर पहला तो ये समझ में आ गया बच्चे कि जो एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुए थे उसके लिए भी वहां पे स्पेस छोड़ दिया था. नेक्स्ट आया था मेंडलीव पीरियोडिक could predict the properties of several elements on the basis of position in the periodic table. अब यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी पर उनका एटॉमिक मास पता था. एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्हें अरेंज किया. एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने देखा ये यहाँ लाई करो तो इस वाली रेंज वाली में फॉल करेगा, सेम तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा, है ना. हमने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जब उन्हें अरेंज किया तो जिस जिस पीरियड में वो लाई करता जा रहा था उसी पीरियड की प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहा होगा. तो काफी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट हो गई उस बेसिस पे. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? तो ये इसके मेजर क्या थे अपने, जो बेसिकली मेरिट्स कह लो या फिर एडवांटेजेस कह लो, ये पेपर में पूछे जाते हैं. दूसरा आता है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगला पार्ट आता है वो आता है जब इसकी लिमिटेशंस पूछी जाती है बच्चे. लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो ये समझा नहीं पाया था, जो या इसके अंदर फ्लॉज रह गए थे, जो गलतियां रह गई. पहली गड़बड़ क्या थी? द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर अलग रहेगा. लेकिन एटॉमिक नंबर जब ये भाई साहब बेचारे मेंडलीव समझा रहे थे चीजों को, तब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था. सोच के देखो, सब कुछ तो कहानी एटॉमिक मास पे चल रही है. तो जब तक पूरे तरीके से एटॉमिक नंबर की ही कहानी नहीं समझ में आई तो आइसोटोप को कैसे समझाए? लेकिन आइसोटोप की एग्जिस्टेंस तो हमेशा से थी. अब हाइड्रोजन के आइसोटोप है, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो अब उसके अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन समझा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो मास देख रहे हैं तीनों हाइड्रोजन, पर एक का मास 1 है, एक का 2, एक का 3, कहां रखे, है ना. ऐसे ही क्लोरीन का देखें, एक 35, एक 37, कौन से वाले को प्रायोरिटी दे. तो उस वजह से ये आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं जस्टिफाई कर पाए. क्लियर है? क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द कंप्लीटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास तो वेरिएबल आइसोटोप्स में, तो उस वजह से आइसोटोप्स की पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पाए. दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. अब ये क्या है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस? इन्होंने जिस टाइम पे ये पीरियोडिक टेबल बनाया था इसमें क्या करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस रखे गए थे.
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए। पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दो जगह पे हाईलाइटेड दिख भी जाएगा तुम्हें, यहाँ पर एटॉमिक मास पे ध्यान देना, 55.85, 58.93 और 58.71, ये तो कम हो गया, जबकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास चलना चाहिए था। पर यहाँ पे आकर एटॉमिक मास कम हो गया कि नहीं, ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाया। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली यहाँ आना चाहिए, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इधर आना चाहिए, पर फिर वो गलत हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी दो चीजें। ऐसा ही और भी हमें एक दो जगह पे मिलेगा जहां पे एटॉमिक मासेस गड़बड़ हो रहे थे। एक दो और ढूंढो, इसके अंदर दो और मिलेंगे सेट। कौन सी वाला? आयोडीन वाला। हाँ, ये 127 और 126, ये वाला दिखा है ना। इस वाले में भी गड़बड़ है, ये 127.6 और 126.9, ये तो कम ज्यादा हो गए और इनकी जस्टिफिकेशन नहीं थी इनके पास। ये बात समझ में आई? तो ये एक दूसरा डिमेरिट आ गया। फिर आता है हमारे पास बचा, अब करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ये तो हमें आज तक पता है, प्रॉब्लम ही है, हाइड्रोजन की पोजीशन हम ही नहीं बता पा रहे अभी तक भी, यही है कि कहां रखें उसे, 17 ग्रुप में रखें, फर्स्ट में रखें, तो करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की जस्टिफाई नहीं होती। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? मेरिट्स डिमेरिट्स समझ में आ गए इसके, मेंडलीव के। अगला आता है द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या हुआ, आगे आगे डिस्कवरीज होती गई, डिस्कवरीज होते होते हेनरी मूसले भाई साहब ने जब तक ये समझाया है ना, तब तक क्या हो चुका था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि ये हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही ध्यान में रखकर फिर आगे एक नए तरीके से बनाया गया था। तब तक एटॉमिक नंबर आ चुका था। अब एटॉमिक नंबर आ गया तो केमिकल रिएक्टिविटी समझना आसान हो गया, आइसोटोप समझना आसान हो गया। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट is based on the latest modern periodic table is based on atomic number. इसके अकॉर्डिंगली क्या था, when the elements are arranged according to increasing atomic number, there is a periodicity in the electronic configuration of element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है सबको, 2 8 8 करके जैसे डालते हैं, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले में 8 आएंगे, अगले में 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे एंड सो ऑन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसने कहा जब हम एटॉमिक नंबर को भरते गए, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में डालते गए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में फिल करते गए, तो एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने लग गई थी। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, घूम फिर के 8 के बाद सोडियम के पास आए, फिर आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर घूम फिर के फिर वापस पोटेशियम के पास आए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सारे एक ही रेंज में लाई कर रहे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन था, और यही डोबिनियर भाई साहब ने कहा था, यही न्यूलैंड भाई साहब ने कहा था, और यही अब हम कह रहे हैं, है ना। तो ये चीजें सेम रिलेट कर रही थी, यानी कि हम प्रॉपर्टीज वाइज सही बात कर रहे हैं। इसने क्या बोला, व्हेन the elements are arranged according to increasing atomic numbers, there is a periodicity. Periodicity मतलब एक certain period के बाद property repeat करने लग जाएंगी with the repetition of electronic configuration. क्लियर बात है ये? अब इसमें क्या रहेगा, the periodicity in the electronic configuration of elements leads to periodicity in chemical property. भाई जैसे जैसे electronic configuration repeat करेगी, वैसे वैसे उनकी periodic property भी repeat करती जाएगी, है ना। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन अगर जो पीरियोडिक हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक होने का मतलब एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन में क्या, आउटरमोस्ट शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन था, घूम के आए, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, घूम के आए, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन सारों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो गई फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक हो गई फिर तो इसने उसको डिफाइन कैसे किया, दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। According to modern periodic law, the chemical and physical properties are the periodic function of their atomic number. इससे पहले जितने भी लॉज थे उन सब में क्या था, that all the physical and chemical properties were the periodic function of atomic masses. उसको हमने छोड़कर, उसको डिस्कार्ड करके मॉडर्न पीरियोडिक इसमें अपना पीरियोडिक टेबल में हमने क्या डाला, that all the physical and chemical properties are the modern or the periodic function of their atomic number. एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के रिपीट होने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। ये समझ में आया सबको? अब आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम अब पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब देखो बच्चे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या हुआ, सब कुछ किस बेसिस पे अरेंज किया जाएगा, एटॉमिक
नंबर के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हम शुरू करते हैं बच्चे सबसे पहले हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में हमने क्या देखा है, हमारे पास देखो इसके अंदर ना एक काम करते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल को समझते हैं इसमें है क्या क्या। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं ध्यान से देखो, 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन 18। टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, 7 पीरियड हैं। पीरियड क्या होंगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ग्रुप्स क्या होंगे हमारे जो वर्टिकल है। तो 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ये बात समझ में आई? देखो जरा हमारे पास, तो ये बात समझ में आई। देखो बच्चे, अब हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। जो अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इसके पास पहली शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। जो हीलियम है इसके पास पहली शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास पहला पूरा का पूरा पहला पीरियड था, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? चलो तो देखो बच्चे ध्यान दो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला था बच्चे, ध्यान दो एक बारी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, हीलियम था, हाइड्रोजन में क्या हुआ था? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था और वही एक शेल के अंदर ऐड हो गया, एक ऑर्बिट में ऐड हो गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसी शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब पहली शेल में हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटम्स, मतलब पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, है ना? पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दोनों आगे, हमारा पूरा का पूरा जो पीरियड था वो कंप्लीट हो गया। तभी पहले पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। अब आते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में हमारे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सेकंड शेल में 8। पहली शेल के बाहर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल कितने हो गए? 3, बन गया लिथियम। जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो टोटल हो गए 4, बन गया बेरिलियम। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बन गए बोरोन। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बन गया कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 8 जैसे ही पूरे हुए, कंप्लीटली फिल्ड वाले दोनों के दोनों कहां आए? लास्ट वाले में आ गए, हीलियम और नियॉन। ऐसे ही आगे फिर से 8 पूरे होंगे तो आर्गन आएगा। तो क्या दिख रहा है? जिसकी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे इकट्ठे आ रहे हैं। इनको कहते हैं नोबल गैसेस। जो हमारी प्रॉब्लम थी नोबल गैसेस वाली, वो भी सॉर्टेड हो गई यहाँ। और जिसके पास हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1। लिथियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। सोडियम के पास 1, पोटेशियम के पास 1, रुबिडियम के पास 1, सीजियम के पास 1, फ्रेंशियम के पास 1। सबके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे हमारे ग्रुप 1 में आ गए। जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास ग्रुप 2 में आ गए। जिसके पास 3 थे वो हमारे पास यहाँ ग्रुप 13 में, या फिर 4 वाले ग्रुप 14 में, 15 में, 16 में एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा गया था। क्लियर है? और जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही थी वैसे वैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही। बात समझ में आ गई है? चलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता है, एक फॉर्मूला होता था 2n²। 2n² का मतलब क्या था? नंबर ऑफ शेल्स। तो पहली शेल में n की वैल्यू 1 डलेगी तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। दूसरी शेल में n की वैल्यू 2 डल रही थी तो 8 आ रहे थे। तीसरी शेल में हमारी n की वैल्यू 3 डल रही थी तो 18 आ रहे थे एंड सो ऑन। ये पता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल वाला। चलो भाई, ये हम अभी बात करके हटे। अब इसमें होगा क्या? अब एक चीज समझना बच्चे, जब हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पहली शेल की बात करते हैं, सिंपल एक कंसेप्ट समझना। मैं इसके ट्रेंड्स को समझाने वाला हूं, ताकि हम अगर जो ट्रेंड्स को समझेंगे तो उस ट्रेंड्स के बेसिस पे ही सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। क्लियर है? देखो जरा, जैसे कि अगर हमारे पास पहली शेल है, ये एक मिनट, हमारे पास है एक फर्स्ट शेल ले ली हमने, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। परफेक्ट। जब हीलियम आया तो अंदर क्या हुआ? प्रोटॉन बढ़ गया। अंदर क्या हुआ? एक प्रोटॉन बढ़ गया और उसके बदले एक और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। क्या ऑर्बिटल साइज में चेंज आया? डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन पहले एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींच रहा था, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी कि नहीं? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी।
पहले एक प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो कम खींच पा रहा था। जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रह रहा था उसको हम क्या कहते थे, उसका रेडियस आ गया था एटम का। अब यहां खींचने वालों की तादाद बढ़ गई है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, 2 प्रोटॉन्स हो गए, और जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ऑपोजिट चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, वो भी ज्यादा हो गए हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी कि नहीं? अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो साइज छोटा हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आई है? तो अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव हुए, पहले में साइज छोटा हो गया कि नहीं? लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोल रहा हूं मैं? नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ेंगे सेम डिस्टेंस पे, उतनी नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उतना इफेक्टिव फोर्स बढ़ी, और वो श्रिंक कर गया। और श्रिंक होने की वजह से एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए छोटा हो गया। अब आते हैं ऊपर से नीचे। अब जब हाइड्रोजन के बाद हम लिथियम पे आए, तो लिथियम पे आते हुए क्या हुआ था बच्चे? लिथियम पे एक शेल के बाहर एक और शेल ऐड हो गई। इलेक्ट्रॉन्स अगले 8 ऐड करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिथियम का ऐड होगा पहले, उसके लिए एक और शेल ऐड हो गई। बदले में एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हुआ, लेकिन वो शेल ऐड होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स जो बढ़ेगी वो इतना नहीं खींच सकती कि भाई वो पहली शेल से छोटा हो जाए, वैसा तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप गए, डाउन द ग्रुप आते हुए साइज क्या होने लगे? बढ़ने लगे। क्यों बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे ही शेल्स ऐड होती जा रही है। पहले वाले में हमारे पास क्या था, समझो इसे, जैसे लिथियम के अंदर क्या था हमारे पास? सिर्फ एक शेल, मतलब सेकंड शेल थी। हाइड्रोजन में एक शेल थी, लिथियम में 2 थी, सोडियम में हमारे पास फिर फर्दर 3 शेल आ जाती हैं, पोटेशियम में हमारे पास फर्दर 4 आ जाती हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे शेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो साइज इंक्रीज करता जा रहा है। और जब मैं लेफ्ट टू राइट आता जा रहा हूं, सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल, उसी शेल में अगला, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा देखो जरा, इस पे ध्यान दो। लिथियम पे, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर है 3, पहली शेल में 2, अगली में 1। बेरिलियम पहली में 2, अगले में भी 2, चार्ज बढ़ गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ऊपर, एक मिनट, बोरॉन पे, बोरॉन में पहली में 2, अगली में 3 बढ़ गए, फिर अगले में, पहली में 2, अगले में 4। क्या होता जा रहा है? सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? जैसे जैसे सेम शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही है, साइज डिक्रीज होता जाएगा। ये समझ में आई है? ये ट्रेंड पता चल गया बच्चे सबको? अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे साइज क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, इट हैज 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप। फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड वाले में 8, थर्ड में 8, चौथे वाले में हमारे 18 आएंगे, पांचवें वाले में भी हमारे 18 आएंगे, सिक्स्थ वाले में हमारे 32 एलिमेंट्स आते हैं, और सेवेंथ वाले में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स in a group have the similar electronic configuration, जो हम जब तब से बात कर रहे हैं, and the valence shell of all the noble gases 18 group are completely filled with electrons। ये क्लियर है? अब एक और चीज समझो, इसको पीरियोडिक टेबल को हमने ब्रेक कैसे किया है बच्चे? जो शुरू वाले हैं इनको हम कहेंगे लाइट मेटल्स, जो ये बीच वाले हैं ये वाले हमारे हेवी मेटल्स होते हैं, ये वाले जो हमारे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं बच्चे? ग्रीन वाले, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पोजेस करें। ये वाले जो इधर वाले रहेंगे ये सारे हमारे नॉन मेटल्स रहेंगे, और ये जो लाइन है पूरी 18 ग्रुप वो हमारी नोबल गैस की रहेगी। ये बात समझ में आ गई है? लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड्स कौन से होते हैं? बीच वाले जो 2 डब्बे दिख रहे हैं जिसके अंदर हमने लिखा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली अलग तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, उनको सेपरेटली लिख दिया है यहाँ पे, इनको लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। क्लियर है ये? अब इसमें जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारा साइज में वेरिएशन आ रही है। अब एक बात समझो, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, तो सॉरी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जितना साइज छोटा होगा। अब मैं न्यूक्लियस हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मैंने ज्यादा उनको अपनी और जितना मेरे क्लोज आएंगे और ज्यादा जोर से पकड़ के रखूंगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल।
जितना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल उतना ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मेरे से दूर होंगे तो मान लो यहां से वो बच्ची दूर बैठी है तो वो क्या बदतमीजी कर रही है, दिख ही रहा है सबको, क्यों, मेरे इन्फ्लुएंस से कम है, तो उस वजह से उसका निकलना आसान है ना, इस वजह से उसका निकलना आसान है। तो जिस इलेक्ट्रॉन का जितना जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई है, उतना ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं साइज घटता जा रहा था, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता जा रहा था। मेटल में किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा था। जितना साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान मतलब सबसे बड़ा साइज कहां था हमारा, एक्सट्रीम लेफ्ट में, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा सबसे बड़ा साइज था। इस साइड में, इस साइड में सबसे ज्यादा बड़ा साइज था, तो सबसे ज्यादा मेटल्स इस साइड में। उधर उधर जाते जाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की टेंडेंसी न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और उल्टा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ऊपर से नीचे आ रहे थे, साइज बढ़ता जा रहा था, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। ऊपर वाला मेटल है लेकिन नीचे वाला स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल रहेगा। ये बात समझ में आई है, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर समझ में आया। आयनिक और केटाइन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। केटाइन कौन से बनाएंगे, जो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके। एनाइन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो जितना राइट हैंड साइड की चीजें हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, वो एनाइन बनाएंगे। जितना लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं सारे अपने पीरियोडिक टेबल में, वो केटाइन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। क्लियर है, बस लेफ्ट हैंड साइड वालों में नोबल गैसेस को छोड़ देना, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट हैं। इनर्ट गैसेस कहते हैं क्योंकि फुल कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ना इलेक्ट्रॉन्स को देंगे ना लेंगे। ये बात समझ में आ गई है, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है बच्चे। ये हमारा ओवरऑल सारा पता चल गया तुम्हें। वैलेंसी देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा, जो देखो टॉप टू बॉटम सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है ना, टॉप टू बॉटम वैलेंसी सबकी सेम रहेगी, सबकी एक एक एक। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा था, जैसे हमने देखा था पहले वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या था, जैसे लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल 1 था। बेरिलियम के पास 2 थे, बोरोन के पास 3 थे, कार्बन पे 4 थे, नाइट्रोजन पे 5 थे, ऑक्सीजन पे 6 थे, फ्लोरीन पे 7 थे, और हमारे नियॉन पे 8 थे। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट में मूव करता गया वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए कि नहीं। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आया, सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके पास एक एक था। अगर मैं इधर भी आ जाऊं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेन, इन सब में भी क्या था, सबके पास 7-7 थे। मैं इससे पहले वाले में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब के पास भी क्या थे, 6-6 थे। उससे पहले वाले में सबके पास 5-5, इनके पास 4-4, इनके पास 3-3। तो जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब वैलेंसी भी बराबर, है ना, तो केमिकली प्रॉपर्टी भी सबकी सेम रहेगी। ये बात समझ में आ गई है ना। तो वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईच शॉर्ट पीरियड, ये है इन शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, एंड देन ये वैलेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर रही है। देखो अपने को पता है बच्चे, 1, 2 और 3 जिनके पास आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करेंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या होती जाएगी, इनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले वाला 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे वाला 2 देगा, तीसरे वाला 3 देगा, लेकिन 4 वाला क्या करता है, ना देगा ना लेगा, ये तो कोवलेंट बनाएगा। जो 5, 6, 7 वाले वो उल्टा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो वो नेगेटिव में होनी शुरू हो जाएगी। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, माइनस में वैलेंसी। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा 8 बनाने के लिए, -2 वैलेंसी। 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -1 वैलेंसी। ये बात समझ में आई है, वैलेंसी का कांसेप्ट समझ में आता है सबको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट इज वैलेंसी। अब बच्चे हमारे पास देखो एक चीज समझते हैं इसमें, केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से काम करेगी। केमिकल रिएक्टिविटी में जो हमें एक चीज पता है बच्चे, कोई भी एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सके उतना ज्यादा रिएक्टिव। कोई भी एटम जितनी ईगरनेस के साथ, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो भी उतना रिएक्टिव। जो डोनेट कर सके वो मेटल, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल, जो एक्सेप्ट कर सके वो नॉन मेटल, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेफ्ट में भी हाईली रिएक्टिव, राइट में भी हाईली रिएक्टिव, है ना। लेफ्ट में मेटल्स रिएक्टिव, राइट में नॉन मेटल्स रिएक्टिव। तो बीच में वेरी रिएक्टिव है, मतलब बीच में कह रहा हूं एंड पे दोनों पे वेरी रिएक्टिव है, बीच में लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों?
क्योंकि ये कौन गरीब है, जो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ना शेयर ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। इनकी तो कितनी थी वैलेंसी, 4 थी, तो उनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम रहने वाली है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, on moving from left to right in a period, the basic nature of oxide decreases and the acidic nature of the oxides increases. बीच वाले एम्फोटेरिक, इधर वाले हाईली बेसिक, उधर वाले हाईली एसिडिक, ये याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा, रीड करोगे बहुत स्मूथली पता चल जाएंगी ये चीजें। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस सब हमें पता चल ही रहे, जितने भी पिछले फ्लॉज थे, जितने ड्रॉबैक्स थे, सारे हमने रिमूव कर दिए हैं। जो नए एटम्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी जगह छोड़ दिए, आइसोटोप्स वाला पंगा खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एटॉमिक नंबर की वजह से उनके पोजीशन के हिसाब से हमें प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं, केमिकल रिएक्टिविटी पता चल जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसकी सिर्फ एक है, हाइड्रोजन का नहीं पता चल रहा कहां रखें, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की भी कैपेबिलिटी और एक इलेक्ट्रॉन देने की भी। क्लियर? इसको सिर्फ मैंने कैसे कराया बच्चे, रिव्यू दिया है उसका, अगर तुम रिलेट कर पाओगे ना तो सब कुछ मैंने करा दिया। अब उसे पढ़ना, एनसीईआरटी से नोट्स बनाना पहले ये वाले सारे, और फिर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ के डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।